दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड, प्रतिष्ठा तृतीय पद। निर्धारित पुस्तक का नाम महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक, जो विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के, जिसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा श्लोक व्याख्या 10 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और श्लोक अनुवाद, हिंदी अनुवाद 5-5 के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके निर्धारित पुस्तक की जानकारी दिए हैं। शीर्षक, आज का शीर्षक है प्रतिभा नाटक में नाटक के स्वरूप एवं लक्ष्य। प्रतिभा नाटक में नाटक का क्या स्वरूप है एवं इसका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व व्याख्यान में मैंने प्रतिमा नाटक का यश योजना एवं अंक विभाजन के बारे में जानकारी दिए थे। नाटक का क्या स्वरूप होना चाहिए, आज की व्याख्यान में नाटक का क्या स्वरूप होना चाहिए और क्या लक्ष्य है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नाटक काव्य कला के प्रमुख भेद माने गए हैं। नाटक काव्य का एक ऐसा अंग है जिसे सर्वेंद्रिय, जो कानों से सुने जाने वाले, और इंद्रियें अर्थात आँखों से देखने पर मन को आनंदित करता है। काव्य के प्रमुख 2 भेद माने गए हैं। एक है गद्य काव्य, दूसरा है पद्य काव्य। गद्य काव्य और पद्य काव्य। नाटक को हम नाट्य कला भी कहते हैं। दीप्ति विधान के आधार पर काव्य को श्रव्य एवं दृश्य माने जाते हैं। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम श्रेष्ठम। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम श्रेष्ठम। नाट्य कला को सर्वाधिक
रम्य काव्य का माना जाता है। संस्कृत में दृश्य काव्य को रूपक कहा गया है, अर्थात जितने भी नाटक में नायिका एवं नायक, सूत्रधार, जितने भी पात्र होते हैं वे अपने अपने रूप बना के कला को प्रदर्शित करते हैं, इसे रूपक कहा गया है। संस्कृत भाषा में नाटक रूपक का ही एक भेद है। संस्कृत भाषा में संस्कृत कलाप शास्त्र के रूप में रूपक के 10 भेद हैं। संस्कृत भाषा में संस्कृत काव्य शास्त्र में रूपक के 10 भेद हैं। इन रूपकों के साथ रूपकों की भी चर्चा है। ये उपरूपक 18 हैं। कलाकार की मानसिकता अभिव्यक्त ही कला का बाह्य रूप धारण करती है। अभिव्यक्त के बाह्य उपकरणों को मूर्त आधार का या सामग्री भी करते हैं। कलाकृतियों को 2 विभाग हैं, एक है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। ललित कला 5 भागों में विभक्त की जाती है। एक है वास्तुकला, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा है चित्रकला और चौथा है संगीत कला और 5वां है काव्य कला। ललित कला के 5 भागों में विभक्त किया। इन 5 का नाम वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। ये सब काव्य कला के अंतर्गत दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। जहाँ काव्य में निर्वध या गणित, जहाँ काव्य में निर्वध या वर्णित धीरोदात्त या धीरोद्वत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत प्रकृति के नायकों का आंगिक, वाचिक, आहार तथा सात्विक इन 4 ढंगों से अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकूल किया जाता है। यह नाटक है, वह नाटक है ये काव्योपनिषद धीरोद्वात अवस्थानुकारम ऋतु विधानिजेय तदा दात्मपापति नाटकम लोक शोभानुकरणमश्च नाटकस्य सत्वमीशितम। नाट्यशास्त्र से यह श्लोक लिया गया है। लोक वितानुकरणम शास्त्र में तन्मन्नाकितम अवस्थानुकीर्ति नाट्यम। यह 10 रूपक का उक्ति है। अवस्थानुकूल से यह तात्पर्य होता है कि किसी पात्र का मंच पर उसका चाल ढाल क्या है, उसके वेशभूषा क्या है, आलाप प्रलाप आदि के द्वारा पात्रों को अनुकरण
इसे ढंग से किया जाए कि नटों में पात्रों की तदात्म स्थापित हो जाए, अर्थात दर्शकों को देखने से पर मुग्ध हो जाए। यही नाट्य रूपक भी कहलाता है। जैसे रूपक अलंकार में हम देखते हैं कि मुख या चंद्रमा का आरोप कर दिया जाता है, वैसे ही काव्य में नट पर राम आदि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता है। नटे रामाद्यास्थापरूपेण वर्तमानत्वं तु रूपकं मुखचंद्रदीवत् अस्मिन्नर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दवयः इन्द्रः पुरन्दरः सकः प्रवृत्त निवृत्त भेदो दर्शिता। नाट्य में जिस अनुकृत की अवस्था है वह निश्चित रूप से नट कर्म ही है, कवि कर्म नहीं है। अनुकीत का विषय अनुकार्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में समानता अनुकरण का ही अर्थ मान्य रहा है। भरत सूत्र के व्याख्याता भट्टलोट ने इसे और स्पष्ट कर दिया है कि उनके अनुसार ललना उद्यान आदि आलंबम उदीपम विभापम द्वारा उत्पन्न होकर कटाक्ष भुजांक्षेप आदि अनुभावों द्वारा प्रतियोग्य बनकर निवेदाधिक व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर रत्यादि अस्थायी भाव की मुख्य रूप से अनुकाज राम आदि में रस रूप में परिणित हो जाता है। साथ ही नट में उसका आभास प्राप्त होता है, क्योंकि वह राम आदि के रूप का अपने ऊपर यथावत आरोप कर लेता है। गोविंद ठाकुर ने इस मत में थोड़ा संशोधन कर स्पष्ट रूप दिया है कि राम आदि सीता विषय करत्यादि रेव रसः सहृदयन काव्यो पातली अंगेरादि बभूमीयते ततस्तः कामनीय विभाव आद्य भी अभिनय प्रदर्शननी पूर्णे रामाद्यानुकारिणी नटे सादृश्य ज्ञान रूप दोषापरूपः साक्षात्मको धैर्यमज्ये लौकिकः आरोप्यंशांसे त्वं लौकिको रामो एवं सीता विषयः करतिमा नित्याकार चमत्कृति हेतु काव्यप्रदीपः। अभिनव गुप्त ने भी अभिनव भारती में अनुकार शब्द का प्रयोग नट कर्म के लिए ही किया है। इस प्रकार इन उदाहरणों में राम आदि के लिए अनुकार, अभिनेता के लिए अनुकर्ता और अभिनय के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग है। आचार्य विश्वनाथ ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राम आदि अनुकाज की रति आदि का उद्बोध रस नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य है कि इस देश में रंगमंच के प्रयोग विज्ञान
को ही अनुकरण कहा गया है, कभी व्यापार को नहीं। आदिम यवनाचार्य ने भी प्रायः इस स्वतः तत्व को मौलिक रूप से यथावत ग्रहण किया था और इसी के आधार पर वहाँ काव्य के विषय में अनुकरण सिद्धांत का जन्म हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में कवि कर्म के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ काव्य को दिव्य प्रतिभाजन अलौकिक सिद्ध माना है। कला नहीं काव्य विद्या है, वरन विद्याओं में भी श्रेष्ठ है, किंतु अभिनय कला उपविद्या है। अभिनेताओं की अपेक्षा यहाँ कवियों को बड़ा माना गया है और अभिनय की अपेक्षा काव्य की इसी बहुमानता के कारण अनुकरण शब्द का प्रयोग काव्य के लिए कला अर्थात अभिनय नृत्य चित्र आदि के लिए किया गया है। अतः निर्विवाद रूप से इस देश में कवि का कर्तृत्व ही स्वीकार किया गया है। कवि प्रतिमा कार्यत्री है, अनुकार्यत्री नहीं। काव्य कारण है, अनुकरण फलतः इस निष्कर्ष पर आते हैं कि काव्य और कला दोनों अलग अलग तत्व हैं। फलतः इस निष्कर्ष पर हम आते हैं कि काव्य और कला दोनों अलग अलग तत्व हैं। इस दृष्टि के अरस्तु और भारतीय आचार्यों का मूल मंतव्य सिद्ध भिन्न नहीं है। लक्ष्य तक पहुँचने के दोनों के मार्ग भिन्न हैं। दोनों के यात्रा आरंभ भी दो स्थान से प्रारंभ है तथा गंतव्य दोनों का एक ही है। अरस्तु कवि प्लेटो द्वारा तिरस्कृत अनुकर्ता है और भारतीय आचार्यों का कवि वेदवंती कवि मनीषी परिभुवः स्वयंभुवः। अतएव अरस्तु कवि के तिरस्कार का परिसेव करने के लिए प्रयत्नशील है और भारतीय आचार्य उनके अधिक स्तवन की विवेक सम्मत रूप देने के लिए एक अनुकरण ही हीनता का उदयन किया है, दूसरे ने सृजन की अतिरंजना का संतुलन, पर दोनों ने नाटकों को मानव तथा मानवेतर प्रकृति का अनुकरण कर उनके द्वारा आनंद की उत्पत्ति तथा रसोद बोध का साधन माना है। ये केवल बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते, अपितु मानव की अंतः प्रकृति को उसके मानसिक भावों को भी अनुकृत करते हैं।
एक कुशल नाटककार अपने पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है जैसे उसके बाहरी रूप को। इसीलिए नाटक की सफलता ही तभी मानी जाती है जबकि नाटककार ने पात्रों की अभ्यंतर प्रकृति को सुंदर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया। भारतीय अलंकार शास्त्र में रस सिद्धांत की महत्ता इसी ओर संकेत करती है कि दृश्य काव्य के क्षेत्र में इसके आप रूप में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले नंदिकेश्वर या अन्य आचार्यों द्वारा की जा चुकी। इस प्रकार नाटक का एकमात्र लक्ष्य मानव तथा मानवीयतक प्रकृति का चित्रण है। इस प्रकार नाटक का एकमात्र लक्ष्य मानव तथा मानवीयतक प्रकृति का चित्रण है। रूपल अलंकार में हम देखते हैं कि मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया जाता है, वैसे ही नाट्य में नट पर राम आदि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता है। अभिनव गुप्त ने भी अभिनव भारती में अनुकार शब्द का प्रयोग नट कर्म के लिए ही किया है। इस प्रकार उद्धरण में राम आदि के लिए अनुकाल, अभिनेता के लिए अनुकर्ता और अभिनय के लिए अनुकरण शब्द का प्रयोग है। यहाँ काव्य को दिव्य प्रतिभाज्य अलौकिक सिद्ध माना गया है। कला नहीं है, काव्य विद्या है, वरन विद्याओं में भी श्रेष्ठ है, किंतु अभिनय कला उपविद्या है। अभिनेताओं की अपेक्षा यहाँ कवियों को बड़ा माना गया है और अभिनय की अपेक्षा काव्य की इसी बहुमानता के कारण अनुकरण शब्द का प्रयोग काव्य के लिए नहीं अपितु कला एवं अभिनय, कीर्ति, चित्र आदि के लिए किया है। अतः निर्विवाद रूप से इस देश में कवि का कर्तृत्व स्वीकार किया गया है। अंत में इस नाटक का एकमात्र लक्ष्य मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण है। नाटक की उत्पत्ति त्रेता युग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। सतयुग में सभी प्राणी अत्यंत सुखी थे। आज का व्याख्यानम यहीं तक समाप्त करते हैं। पुनः अगले व्याख्यान में मैं नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके विकास कैसे हुआ, परंपरा का
द्व्योलोकवाद क्या है, इस सब की जानकारी में अगले व्याख्यान में मैं दूंगा। इति संपूर्णम समाप्तम।